बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉन विजडम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रीएम्पशन का जो एक्ट है 1991 के बारे में। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस प्रीएम्पशन को उर्दू में हक़ शुफ़ा भी बोलते हैं। ये कानून क्या है, इसका क्या मकसद है, क्योंकि अगर आपको किसी भी एक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि ये क्या है और किस मकसद के लिए बनाया गया है, तब तक फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहती है। और फिर जो सवालात होते हैं जो हम तैयार करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसमें हमें बड़े परेशानी यानी कि फ़ेस करनी पड़ती है। सो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में इस लॉ के बारे में एक तारुफ दूंगा, एक इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आपको बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये लॉ एक्चुअली है क्या। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है प्रीएम्पशन, इसका मतलब क्या है। जब हम डिक्शनरी ओपन करते हैं तो प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि परचेस ऑफ और राइट टू परचेस प्रॉपर्टी इन एडवांस ऑफ और इन प्रेफरेंस टू अदर्स, यानी किसी ज़मीन को ख़रीदने का हक दूसरों से पहले जब आपको दिया जाता है, हम उसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। मिसाल के तौर पर एक शख्स दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी उसने सेल आउट कर दी, उसको बेच दी, उसको फ़रोख्त कर दी। अब आप आते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, ये इस प्रॉपर्टी पे तो मेरा हक था, ये तो प्रॉपर्टी आपने मुझे देनी थी, मुझे फ़रोख्त करनी थी, क्योंकि मेरा ये राइट है। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीएम्पशन। यानी एक शख्स ने दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन आपने आके कहा कि नहीं जी, जो लॉ है प्रीएम्पशन, उसके तहत तो ये मेरा हक बनता है, आपने मुझे देनी थी। इस वर्ड को बोलते हैं प्रीएम्पशन। सो राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मतलब क्या होगा कि कानून हमें एक ऐसा राइट देता है कि जब एक शख्स, आपका कोई पड़ोसी, आपका जाने वाला जो इर्द गिर्द रहता है, वो जब किसी और शख्स को प्रॉपर्टी दे देता है, तो आप कहते हैं कि नहीं यार, ये तो मेरा हक था, आपने मुझे प्रॉपर्टी देनी थी, आपने इसको क्यों दी। इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। इसको अगर दूसरे अल्फाजों में देखें तो एक्चुअली आपको एक प्रायोरिटी दी जाती है। यानी एक शख्स ने जब प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो उसने राइट ऑफ प्रीएम्पशन के तहत सबसे पहले अपने जो क्लोज लोग रहते हैं, यानी जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो साथ में रहते हैं, उनको ज़मीन फ़रोख्त करनी है या मकान फ़रोख्त करना है अगर आपका उनके साथ है। यानी जिसकी अब प्रॉपर्टी अटैच है, आप सबसे पहले उनको कहेंगे कि यार ये मैं एक्चुअली ज़मीन बेचना चाहता हूँ, कि आप लोग ख़रीदोगे मेरे से, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हो तो आपका हक है। ये जो लॉ है, ये जो राइट है, ये एक्चुअली आपको प्रीएम्पशन के अंदर मिलेगा। हमने अमूमन देखा है, पाकिस्तान में देखा है अक्सर कि हम जब अपनी ज़मीन फ़रोख्त करते हैं या सेल आउट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने जो पड़ोसी हैं या अपने जो हमसाए हैं, जो अपने ब्रदर्स होते हैं, कज़न्स होते हैं, हम उनको कहते हैं कि यार ये मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, तुमने लेना है, क्योंकि तुम्हारा पहला हक है, तुम मेरे साथ रहते हो, तुम्हारा साथ वाला घर है, तुम्हारी साथ वाली ज़मीन है, मेरी भी ज़मीन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये ख़रीद लो। ठीक है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। इसको वैसे उर्दू में हक़ शुफ़ा कहा जाता है। अब ये क्या है यार, ये हक़ शुफ़ा का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इंग्लिश जो लॉ है उसका ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉमन लीगल सिस्टम का कोई नहीं है, ये इस्लामिक लीगल सिस्टम का ही टॉपिक है। हक़ शुफ़ा एक्चुअली ये है कि देखें यार, इस्लाम कहता है कि जब आप अपनी ज़मीन फ़रोख्त करें ना, तो सबसे पहले अपने जो हमसाए हैं और जो रिश्तेदार हैं उनको कहें कि जी आप ये ज़मीन दें, ये उनका हक बनता है। ठीक है। अगर आप नहीं देते तो आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं, वो दावा दायर कर सकते हैं हक़ शुफ़ा का कि यार एक्चुअली इस्लाम के तहत और जो ये प्रीएम्पशन का जो कानून है, इसके तहत इसको ज़मीन जो थी ना, सबसे पहले हमें ऑफ़र करनी थी, इसने फ़लाँ अजनबी बंदे को क्यों सेल आउट कर दी है, मैं इसका पड़ोसी हूँ, मेरा इस ज़मीन के ऊपर हक था, ये सबसे पहले मुझे फ़रोख्त करता, दूसरे को उसने फ़रोख्त क्यों किया है। ठीक है जी। इसको बोलते हैं हक़ शुफ़ा। यानी इसकी अगर देखा जाए तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि देखें, ज़्यादातर तो ये लॉ ना देहातों में इस्तेमाल होता है, गांव देहातों में होता ये है कि आपकी जो ज़मीन है और जो साथ वाली ज़मीन है वो भी आपकी भाई या कज़न की होती है। अगर आपका भाई या कज़न जो ज़मीन है वो किसी एक अजनबी बंदे को दे देता है तो फिर आपकी जो प्राइवेसी है ना वो मुतासर होती है। ठीक है। यानी किसी और बिरादरी का बंदा आके वहाँ पे ज़मीन और फसल और काश्त करेगा तो ज़ाहिर बात है
आप ज़मीनों में जाते हो, आपकी फैमिलीज़ जाती हैं, ज़ाहिर बात है गाँव में तो ख़वातीन भी ज़मीनों के अंदर काम करती हैं, खाना पहुंचाना होता है, ठीक है ना, अपने जो फैमिली के लिए जो उनके मर्द हज़रात काम करते हैं, तो एक आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी कि एक दूसरी बरादरी का फलां दूसरे इलाके से बंदा उठ के वहाँ पे ज़मीन करने आएगा तो प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, जो पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए इस्लाम ने कहा है कि यार सबसे पहले आपके अपने पड़ोसियों का राइट है और आपके रिश्तेदारों का राइट है कि आपने अगर किसी बंदे को ज़मीन बेच दी है तो आपका पड़ोसी और आपका रिश्तेदार वो आप पे ऊपर मुकदमा कर सकता है, दावा कर सकता है कि यार हक़ शुफ़ा का मेरा मुकदमा बनता है, ये मेरा राइट था पहले, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि जब आप अदालत चले जाएंगे, मिसाल के तौर पे मेरा अरसलान दोस्त है, मेरा कज़न है, मेरा भाई है, उसकी एक ज़मीन है और उसके साथ मेरी भी ज़मीन है, उसने किसी और बंदे को दे दी, मुझे पता चला, मैं अदालत चला गया, मैंने कहा यार ये हक़ शुफ़ा के थे तो मेरा राइट बनता है, मैं इसका पड़ोसी हूँ, इसने एक अजनबी और गैर बंदे को क्यों दी है, अब प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। या मिसाल के तौर पर उसका घर था और मेरा घर था, हम दोनों का घर साथ में था, दोनों की दीवार भी एक है, बीच में दीवार है, यानी एक ही दीवार हमारी, यानी अटैच्ड है हमारे घर आपस में, लेकिन इसने किसी गैर बंदे को दे दिया। अब जाहिर बात है वहाँ पे सारी हम एक ही फैमिली का यानी कि बिरादरी के लोग रहते थे, तो अब हमारा जो है ना वो पर्दा और प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, तो मैं इसके ऊपर अदालत चला जाऊँगा। तो अब अदालत जाऊँगा तो अदालत सबसे पहला काम ये करेगी कि वो जो असलान ने वो ज़मीन जो फ़रोख्त की थी उसके अमल को वो मुअत्तल कर देगा, उसको वो यानी कि रोक देगा कि नहीं भाई आपने ये ज़मीन जिस बंदे को बेच दी है वो अमल जो है ना वो रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो मालिक है, जो ख़रीदार है, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद ये मुकदमा शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, प्रीएम्प्शन का मकसद क्या होता है। इसका मकसद ये होता है कि यार अगर आप कि ज़मीन अपनी सेल आउट कर रहे हो, अपना मकान सेल आउट कर रहे हो, लेकिन अगर आपके हमसाए और पड़ोसी हैं ना, सबसे पहले तो उनका राइट है कि आपने उनको ही ऑफ़र करना है। अगर आप उनको ऑफ़र नहीं करते, आपने किसी और को बेच दी है, तो उनके पास ये राइट है कि वो अदालत में जाके आपके खिलाफ़ मुकदमा दायर करें और उनको कहें अदालत को कि सर जो प्रीएम्प्शन का जो कानून है ना 1991 उसके तहत और इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है हक़ शुफ़ा उसके तहत तो यह हमारा हक़ बनता था कि यह हमें ज़मीन बेचे, इसने किसी और बंदे को बेच दी है, ठीक है जी। सो ये है। अच्छा जी, अब हक़ शुफ़ा का जो इतलाक़ है ना जो कमर्शियल ज़मीन है उनके ऊपर नहीं होता। देखें कमर्शियल ज़मीनें जैसे दुकान है, जो प्लाजा है, वो तो यार वहाँ तो वैसे प्राइवेसी का इशू नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी होती नहीं है, बाज़ारों में मार्केटों में सब लोग आ रहे जा रहे होते हैं। सो ये उन ज़मीनों के ऊपर लागू नहीं होता। इस हवाले से अदालत ने 2017 में अपना फ़ैसला भी सुनाया है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फ़ैसले 2000 में बताया था कि ये जो दावा है ना बराए यानी कि हक़ शुफ़ा का, ये आप 1 साल के अंदर ही आप दायर कर सकते हैं। 1 साल गुजर गया किसी तो फिर आपको याद आ गया कि जी यार ये तो मुझे इसने देनी थी क्योंकि मैं इसका पड़ोसी हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका कज़न हूँ, मैं इसका रिश्तेदार हूँ, हमारी ज़मीनें साथ साथ में हैं, ठीक है जी ना, तब नहीं, 1 साल के आपके पास टाइम है। अच्छा जी, अब इस कानून का मकसद क्या है? इस कानून को बनाने का मकसद था कि हमारे मुल्क की जो अक्सरियत है वो देहातों में रहती है और देहाती इलाकों में आमतौर पे एक ही ख़ानदान और ख़ास बिरादरी के लोग एक साथ बैठे होते हैं। तो इस कानून का मकसद था कि ऐसी जगहों में किसी अजनबी शख्स को आने न दिया जाए, ताकि किसी को रोका नहीं, यानी कि जो अजनबी है या किसी और बिरादरी का बंदा है, ताकि आपकी प्राइवेसी है, जो पर्दा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो यानी कि उसको करने के लिए तो ये जनाब ये कानून जो है ना मुतारिफ़ कराया गया। अच्छा, इस कानून की हैसियत क्या है, मौजूदा हैसियत क्या है? 2017 में जो फैसला आया उसके बाद जो कमर्शियल ज़मीनें हैं उनके ऊपर तो अभी ये लागू नहीं होता। कमर्शियल से मुराद जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में तो वैसे भी प्राइवेसी का बड़ा इशू होता है, आपको पता है कि यार वो साथ वाला घर किसी और का होता है, साथ वाला घर किसी और का होता है, लेकिन गांव में आपको पता है कि आमतौर पे सारी बिरादरी आपस में रह रही होती है एक ही गांव के अंदर। तो इसीलिए शहरी इलाके और जो ऐसी कमर्शियल एरियाज़ है वहाँ पे ये जो कानून जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये सिर्फ ज़रूरी ज़मीनों की हद तक ही महदूद है। अच्छा जी, किन ज़मीनों पे ये कानून इम्प्लीमेंट होता है? यार अगर जो विरासती ज़मीन है, इनहेरिटेंस में मिली है, उसके ऊपर नहीं होगा ये। अगर किसी बंदे ने गिफ्ट की है, हिबा की है ज़मीन, उस पर भी ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, जो गिफ्ट है ना, जो सादा गिफ्ट है, उस पर तो अगर आपने सादा गिफ्ट की है किसी को ज़मीन तो उस पर तो नहीं होता। लेकिन जो गिफ्ट की 2 इकसाम है ना, एक शर्त वाली और दूसरा बिल-एवज़ वाली, तो उसके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो जो गिफ्ट की दूसरी 2 काइंड्स है ना, वो फिर
सेल की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन जो सादा गिफ्ट है उसके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई ज़मीन वक्फ की है उसको भी, उसके ऊपर भी प्रीएम्पशन का जो राइट है वो अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से जब अपना कोई शोहर अपनी बीवी को हक मोहर के अंदर ज़मीन देता है तो उसके ऊपर भी प्रीएम्पशन का लॉ अप्लाई नहीं होता। यानी एक शोहर अपनी बीवी को हक मोहर में ज़मीन देता है तो उसका पड़ोसी और उसका भाई उठ के आ जाता है कि भाई ये तो मेरा हक था, पहले तो मैंने अपनी बीवी को क्यों दिया हक मोहर में, ये तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी। तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से इनहेरिटेंस में आपको मिली है, विरासत में ज़मीन मिली है, आपने किसी को ज़मीन गिफ्ट की है, आपने वक्फ किया है, तो इन ज़मीनों के ऊपर आप जनाब इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और नहीं आप अदालत जा सकते, नहीं ये जो राइट है हक शिफा ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें मज़ीद ये है कि यार फिर ये ज़मीन कौन ख़रीदेगा। यार इसकी 3 कैटेगरीज हमें बताई गई हैं। सबसे पहले तो उसका राइट है, मिसाल के तौर पर आपकी एक ज़मीन है और उस ज़मीन में सिर्फ आप नहीं हो इसके ओनर, आपके साथ 3-4 बंदे और भी हैं, यानी कि जॉइंट ओनरशिप है, ठीक है ना। और ये कॉमन आपकी एक ज़मीन है, मतलब 4 भाई हैं, चारों भाइयों की एक ही ज़मीन है। तो सबसे पहले तो अगर उसमें से एक भाई ज़मीन को बेचना चाहता है तो वो सबसे पहले उसके जो 3 भाई हैं वो उनका राइट बनता है। ठीक है, ठीक है। जो जिनका मुश्तरका खाता है, जो जॉइंट ऑनर हैं उसके, ठीक है, और तो उनका हक है, उनको हम बोलते हैं शाफी शरीक। शरीक का मतलब वही होता है ना जो साथ में जुड़ा हो। ठीक है, नंबर 1 उन लोगों को आप प्रॉपर्टी देंगे जो उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, जो जॉइंट को ओनर हैं, नंबर 1। उसके बाद दूसरा ये है कि फिर जिसकी दीवार या ज़मीन फ़रोख्त होने वाली ज़मीन से मुतसिल हो उसका हक है, जिसको शाफ़े जार बोलते हैं। या फिर आपकी ज़मीन जिसके ज़मीन के साथ है, आपका मकान जिसके मकान के साथ है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो खेत है, उसका खेत और साथ में साथ वाले का जो खेत है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसका फिर राइट है। सबसे पहले तो उसका जिसका वो प्रॉपर्टी के जो को ओनर हैं, जिनका मुश्तरका खाता है, सबसे पहले तो उनका राइट है। अगर वो नहीं लेना चाहते, उनका कोई इरादा नहीं है, तो जो साथ वाला बंदा है, जो साथ में जिसकी ज़मीन है बिल्कुल अटैच है, जिसका खेत है, उसका राइट बनता है, जिसको हम बोलते हैं शाफ़े जार। अच्छा जी, अब अगर ये भी नहीं है तो फिर तीसरी कैटेगरी वो शख्स आता है जिसका रास्ता बनता है। यानी आप अपनी ज़मीन पे जब आते हो ना तो रास्ते में आपको जो रास्ता और जो पानी का रास्ता जो मिलता है, वो गुज़र मिलता है, वो किसी और की खेत से आप गुज़र के आते हैं, तो उसका राइट बनता है कि यार आप मेरे खेत से गुज़र के आते हो या मेरी गली से, जहाँ से मेरा घर है वहाँ से गुज़र के आप अपने घर जाते हो, तो भाई मेरा राइट है कि आप मुझे दो। हालांकि वो जो खेत है या वो जो मकान है वो आपकी ज़मीन या मकान के साथ अटैच नहीं है, लेकिन रास्ता वहाँ से गुज़रता है। ठीक है ना, पानी का या रास्ता गुजरता है या वैसे रास्ता गुजरता है, ठीक है ना, आने जाने का, तो फिर उसका राइट है। सो इसमें बुनियादी तौर पे 3 लोगों का राइट है। सबसे पहले तो वो जिनकी प्रॉपर्टी जो आपके साथ को ओनर है प्रॉपर्टी के, वैसे आमतौर पे भाइयों की एक ही प्रॉपर्टी होती है, एक ही घर के 4 भाई मालिक होते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा भाई बेचना चाहता है अपना एक कमरा, तो दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथा भाई जो है ना वो कह सकते हैं कि यार हमें तो सबसे पहले तो उनका हक है। अगर वो नहीं है तो फिर जिनकी ज़मीन या जिनका मकान बिल्कुल आपके साथ अटैच है उनका राइट है। अगर वो भी नहीं है तो तीसरा बंदा वो होगा जिसको शाफ़े खलीत बोलते हैं, जिसका रास्ता आपके घर से गुजरता है। ठीक है, या जिसका रास्ता इस्तेमाल करके आप अपने घर पे पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब वो गली है, गली के सामने वाली साइड पे वो कहता है कि यार वैसे आप ना या जिस रास्ते से गुजर के अपने घर जाते हो तो वो रास्ता मेरी गली, मेरे घर से सामने से गुजरता है, तो फिर ये मेरा हक है, आप मुझे दे दो। ठीक है, सो ये 3 लोग हैं, शाफ़े शरीक, शाफ़े जार और शाफ़े खलीद। यह हक कब इस्तेमाल किया जाता है? ये तब किया जाता है जब एक शख्स दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी दे देता है। मतलब मेरी और अरसलान की एक मुश्तरका प्रॉपर्टी थी, मैंने क्या किया कि एक प्रॉपर्टी जो थी ना, या साथ वाला जो मेरा घर था, वो मैंने एक बंदे अगर नोमान को बेच दिया। जब मैंने उसको फ़रोख्त कर दिया तो उसके बाद ही आप जो है ना प्रीएम्पशन का राइट के लिए ना आप अदालत में जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। यानी ये नहीं है कि एक बंदे ने सुन रहा था कि हाँ यार वो दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी देने जा रहा है, नहीं, जब वो दे देगा तब आप जाके कहेंगे कि भाई ये तो भाई मेरा हक था, तुमने इसको कैसे बेचा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये है। और इसका फिर ये होता है कि
जब आपको पता चल जाए कि इस बंदे ने दूसरे बंदे को ज़मीन बेच दी है, जबकि मैं उसका पड़ोसी था, मैं शाफ़ी शरीक था, या मैं शाफ़ी जार था, या मैं शाफ़ी खलीद था, तो मेरा हक़ था, तो ये मुझे देना चाहिए था। तो सबसे पहले तो आप जो है ना अपने दो जो है ना विटनेस या गवाहों के साथ ना वहाँ पे ज़मीन ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर करेंगे, फिर लीगल नोटिस दे देंगे। लीगल नोटिस जो नोटिस है वो ख़रीदार को देंगे और कहेंगे ये ज़मीन पे मेरा हक़ था, उसकी कीमत वगैरह तय करके, ठीक है ना। और अगर उसके बाद भी वो बंदा ज़मीन आपको नहीं देता, वो प्रॉपर्टी नहीं देता, वो कहते नहीं मैंने किसी और बंदे को दे दी, मैं आपको तुम्हें नहीं दूंगा, तो फिर आप अदालत में जब दावा दायर कर सकते हैं और उसकी फिर ये सारा अमल होगा। लेकिन एक टाइम पीरियड फिर वही है कि 1 साल के अंदर ही अंदर आपने भाईजान ये केस करना है, अदरवाइज़ मामला आपकी मतलब हाथ से निकल जाएगा। अब एक डिबेट चलती है कि यार ये जो हक़ शुफा है, ये कुछ लोग कहते हैं ये गैर आइनी है। उसके लिए वो जो दलील देते हैं वो ये है कि आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पाकिस्तान का जो दस्तूर है, उसका आर्टिकल 23 और 24, उसमें तो ये है कि यार हर एक शख्स को पूरा राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे दे, कहीं पे भी हासिल करे, किसी को भी दे दे, चाहे वो गांव हो या शहरी हो, उस पर कोई मसला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो आइन जो लॉ है, प्रीएम्पशन का एक्ट जो है 1999, ये कुछ लोग कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये का मतलब क्या है? अब इसमें ये होता है कि एक ही गांव में फिर बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि जो असर जो वहाँ का जो सरदार होता है, वहाँ का जो चौधरी होता है, वहाँ का जो वडेरा होता है, वो फिर हर गरीब बंदे को कहता है कि भाई मेरा हक़ है, मेरा हक़ है तुम्हारी प्रॉपर्टी पे, मैं यहाँ पे तुम्हारे शरीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। वो ऐसे कर करके पूरे गाँव की ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है। यानी वहाँ पर अगर गरीब बंदा किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है या उसके पड़ोस में कोई गरीब बंदा बैठ के ज़मीन ले रहा है, तो वो क्या करता है, उनको ज़मीन खरीदने नहीं देता और कहता है कि नहीं जी ये तो मेरा हक है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे शाफ़ी शरीक हूँ या शाफ़ी जार हूँ या शाफ़ी खलीद हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह उस कानून को फिर मिसयूज़ किया जाता है और एक किस्म का कब्ज़ा किया जाता है। और आम तौर पे देहातों में आपको ये कानून जो है ना इसका गलत इस्तेमाल नज़र देखने को मिलता है और लोग जो है ना गरीब लोगों की ज़मीनों पे इस तरह ही कब्ज़े करते हैं कि गरीब बेचारा किसी और को ज़मीन दे रहा है, ठीक है ना, और उससे पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो जो सेठ है ना वो क्या करेगा, वो कब्ज़ा करके बैठ जाएगा कि नहीं भाईजान मैं इसके साथ मेरी ज़मीन है ना, तो तुम किसी और को क्यों दे रहे हो। वो कहते हैं कि भाई मैं आपको नहीं देना चाहता, नहीं ये मेरी है, और वो फिर कम पैसों पर भी ले लेते हैं। समझ गए ना आप। तो इस कानून का मिसयूज़ भी बड़ा हो रहा है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आइन का आर्टिकल है 23 और 24 वो तो कहता है आपको पूरा राइट है, आप पाकिस्तान में किसी हिस्से में भी कोई भी ज़मीन खरीद भी कर सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, अक्वायर भी कर सकते हैं। तो फिर ये क्या चक्कर है कि जनाब जब आप ज़मीन किसी को दें तो सबसे पहले पड़ोसी आके बैठ जाएँ, हमसाए आपके बैठ जाएँ, भाई ये आपका पूरा राइट है, आप किसी को भी दें, ठीक है। लेकिन जो इस्लाम है वो ये कहता है कि नहीं जी, प्राइवेसी और पर्दे को जहन में रख के ये जनाब लॉ बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और लोग ये भी कहते हैं कि ये एक्चुअली लॉ एक्चुअली है ही गैर इस्लामिक, यानी वो इसको इस्लामिक भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि जिस ज़माने में ये लॉ इस्तेमाल हुआ था उस वक्त कंडीशंस और सिनेरियो अलग था। यानी हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये होता था कि वहाँ पे नए नए मुसलमान बन रहे थे, मुसलमान हिजरत करते थे, तो ये होता कि मुसलमान चाहते थे कि हम अपने इलाके में रहें, कोई दूसरा यहूद ना आ जाए, कोई दूसरा हमारा दुश्मन बीच में ना आ जाए, ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इसलिए फिर मुसलमान एक दूसरे को देते थे और फरमाया गया कि आप अपने पड़ोसियों और हमसायों को ज़मीन दें। कुछ लोगों को माना है कि उसका कॉन्टेस्ट वो था उस वक्त के हालात डिफरेंट थे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। अब आप उसको अब भी इसको इस्लामिक कह के इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्चुअली जो है ना इस कानून का फिर मिसयूज़ हो रहा है। जो पावरफुल बंदा है, जो तगड़ा बंदा है, वो इस कानून का गलत इस्तेमाल करके ज़मीनों के ऊपर कब्जे करता फिर रहा है, ठीक है जी। सो ये भी ज़रा इसका क्रिटिकल एनालिसिस मैंने आपको दे दिया। लेकिन लोग जो भी कहें, चाहे उसको गैर आइनी कहें, गैर शरई बोलें, लेकिन भाईजान ये लॉ है, ये मौजूद है। और ये जो कानून है प्रीएम्पशन का एक्ट 1999, जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें कुरान और सुन्नत का हवाला भी दिया है, रेफरेंस भी दिए गए हैं, बताया गया कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और कुछ अहादीस भी इस हवाले से अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त सिनेरियो कुछ और था, उस वक्त तो ये हो सकता था, लेकिन आज के दौर में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लॉ जो है ना बाकी कहीं पर भी नहीं है, मतलब इस तरह का ये आपको बड़े सगीर में मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। हाँ, अब तो यूरोप में के अंदर भी ये है, लेकिन वहाँ पर इमूवेबल मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यह होता है। पाकिस्तान में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, यानी ज़मीन, मकान और खेत वगैरह, ठीक है जी। सो दोस्तों ये था बहुत ही सिंपल और सादा इंट्रोडक्शन। मैंने समझाने की कोशिश की कि यार ये प्रीएम्पशन का कानून है क्या। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये वीडियो समझ आ गई, तो भाई इसके 3-4 जो सवालात हैं ना वो तो आपको मतलब चुटकी में आपको समझ आ जाएंगे।
आपने बस देखना है और आपको याद हो जाना है कि यार हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई प्रीएम्पशन का। वैसे यार 90% तो मैंने यहीं इसी वीडियो के अंदर सारा बता दिया आपको, लेकिन चलें हमने पेपर देने हैं, आपने भी देने हैं, तो फिर वो उस हवाले से जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो हम फिर सारी तरतीबात देखेंगे, उनके हेडिंग सब हेडिंग सारा देखेंगे। ठीक है जी। सो ये जो वीडियो थी ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से है, क्योंकि प्रीएम्पशन का जो लॉ है ना अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। जब वो गाइड ओपन करते हैं तो सर ऊपर से गुजर जाता है कि भाई ये कहना क्या चाहता है। तो भाई अब मैंने आपको समझा दिया, आपको ये समझ आ गया ना, आ गया होगा। चलें जी, अपना ख्याल रखें। फिर अब मज़ीद जो टॉपिक है मैं आपको मज़ीद जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।